हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन्फो मीडिया। इसी प्रकार से टीचिंग एग्ज़ाम के लिए एक न्यू सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम 2011 का हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर है हमारा, कौन सा, ईवीएस का। तो आइए क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट पर नियंत्रण के लिए लड़े जो कि हर्ष के बाद शक्ति का प्रतीक था। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो देखिए, ऑप्शन है आपका पहला पंजाब, दूसरा कन्नौज, तीसरा उज्जैन और आपका चौथा मतलब डी नंबर है आपका कांची। तो हमारा इसका आंसर होगा कन्नौज, सॉरी ये होगा कन्नौज। देखिए, अगर हम कन्नौज की बात करें तो जो कन्नौज है ये हमारी एक राजधानी है। अच्छा, किसकी राजधानी है? तो पुष्यभूमि वंश के एक शासक थे हमारे, कौन, हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन, सॉरी, हमारे एक थे हर्षवर्धन। कौन थे ये? ये थे पुष्यभूमि वंश के शासक थे हर्षवर्धन, जिनकी राजधानी क्या थी हमारी? कन्नौज थी। अच्छा, हुआ क्या था कि जब हर्ष की मृत्यु हो गई थी, ये जो हर्ष हैं जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार को लेकर तीन लोग आए थे। मतलब कि जो अपना कन्नौज जो राजधानी थी हर्षवर्धन की, उस पर क्या करना चाहते थे? अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। जैसे अगर हम बात करें तो वे तीन कौन थे? आप थे, पहले कौन थे? बंगाल के पाल। दूसरे थे आपके कौन? वो गुजरात के गुर्जर। कौन थे? गुजरात के गुर्जर। और तीसरे कौन थे हमारे? राष्ट्रकूट। किसके? दक्षिण भारत के। ठीक है, कौन थे? राष्ट्रकूट। तो ये लोग आए थे। ठीक है, अब हुआ क्या था कि इनमें त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, मतलब तीनों में लड़ाइयाँ हुई, संघर्ष हुआ, स्ट्रगल हुआ। फिर जब ये प्रारंभ हो गया तो ये लगभग कितना चला? ये जो पूरा संघर्ष था, युद्ध था, ये करीबन 200 वर्ष तक चला पूरा इन तीनों के बीच। ये 200 वर्ष तक चला। उसके बाद हुआ क्या था कि इस संघर्ष में अगर हम बात करें तो अंतिम सफलता किसे मिली थी? तो जीते कौन थे इन तीनों में? गुर्जर जीते थे। कहाँ के? गुजरात के गुर्जर जीते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा, देखिए, जो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट थे, ठीक है, तो इनमें से क्या है, इन तीनों के बीच युद्ध हुआ और राष्ट्र में जीता कौन था? ये राष्ट्र में जीते थे कौन? गुजरात के गुर्जर जीते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु के अमलगम में दूसरा तत्व है। धातु के अमलगम में अगर दूसरा तत्व है तो हम बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? पारा। ठीक है, अगर देखिए हम अमलगम की बात करें तो ये एक मिक्सचर है। क्या है हमारा? मिक्सचर है ये एक अमलगम। ठीक है, जिसमें दूसरा तत्व क्या होता है हमारा? पारा मिश्रित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट। यदि किसी विलयन का पीएच मान, ये पीएच वैल्यू है, कितनी है? 2 है, तो अम्ल कैसा होगा? देखिए, ये जो पीएच है ये एक पैमाना है। अगर हम पीएच की बात करें तो ये पैमाना है और इसमें होता क्या है कि इसमें कुछ पॉइंट होते हैं। यहाँ पे 7 होता है, अब ये 7 से यहाँ ज़्यादा होते हैं और यहाँ 7 से सारी चीज़ें कैसी होती हैं हमारी? कम होती हैं। देखिए, अगर कोई स्केल पर यहाँ पे कोई मान अंकित है तो क्या मतलब है कि उसकी जो वैल्यू है वो सारी कैसी है हमारी? 7 से ज़्यादा है। जब किसी पीएच वैल्यू पर, जब किसी भी क्षार या अम्ल की जो पीएच मान होता है वह ज़्यादा होता है तो उन्हें बोला जाता है, हम क्या? क्षार बोलते हैं। और जब उससे कम होता है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए ना, पीएच वैल्यू कितनी है हमारी? 2 है, तो ये बहुत कम है, तो इसलिए ये कैसा होगा? प्रबल अम्ल होगा। हमारा आंसर क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। अच्छा, पीएच पैमाने की खोज की थी हमारे वैज्ञानिक थे सोरेनसन ने। नेक्स्ट,
निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? अगर हम प्राचीनतम वेद की बात करें तो ऋग्वेद है हमारा प्राचीनतम वेद। ठीक है। अच्छा देखिए, जो ये वेद है इसमें ये किन के द्वारा लिखा गया था? ये आर्यों के द्वारा लिखा गया था। किन के द्वारा? आर्यों के द्वारा। और इसमें किसकी पूजा की जाती है? कौन से देवता की? तो इसमें इंद्र देवता की पूजा की जाती है। ठीक है। और देखिए इसमें मंडल कितने हैं? इसमें 10 मंडल होते हैं। कितने होते हैं हमारे? 10 मंडल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में कहाँ सींग युक्त गेंडा मिलता है? तो देखिए सभी को पता है कि सींग युक्त गेंडा हमारा असम में मिलता है। कहाँ मिलता है? असम में मिलता है। अच्छा असम में कौन सा, अगर हम बात करें कि कौन सा अभ्यारण्य है तो हमारा काजीरंगा। कौन सा है? काजीरंगा अभ्यारण्य है हमारा असम में, जिसमें एक सींग वाले गेंडे का आरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट, एक उदासीन पिंड होता है। देखिए अब उदासीन आया, उदासीन चीज़ कब होती है? जब दोनों चीज़ें वैल्यू मतलब दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाए, मतलब इस साइड और इस साइड, आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी हो? बराबर हो जाती हैं। तो क्या न्यूट्रल हो जाता है कोई चीज़? कैसे हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। तो देखिए जैसे आवेश की बात हो रही है इसमें, अगर धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर हो जाए, मात्रा दोनों की बराबर हो जाए, मानो 2 यहाँ पर है तो 2 लेफ्ट में है तो 2 राइट में भी हो जाए, है ना, तो ये दोनों अब मात्राएं दोनों की आवेश कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो देखिए, तो अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा है ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश बराबर मात्रा में, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीन पिंड बोलते हैं। नेक्स्ट, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट हमारा क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। अच्छा देखिए, अब हम और बात करें तो महाराष्ट्र एवं गोवा का तटीय भाग की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र प्लस गोवा, इनका तटीय भाग हमारा क्या कहलाता है? इनका तटीय भाग हमारा कहलाता है कोंकण तट। क्या है? कोंकण। ठीक है, ये है कोंकण तट। और उसके बाद उड़ीसा का जो समुद्र तटीय भाग है वह किसके नाम से जाना जाता है? तो ये जो हमारा उत्तरी सरकार है ये हमारा किसका कहलाता है? उड़ीसा का समुद्र तटीय भाग है जी। उड़ीसा के जो हमारे समुद्र तटीय भाग है। और जो हमारी कन्नड़ है ये कहाँ की भाषा है? ये हमारी कर्नाटक की भाषा है। कहाँ की? कर्नाटक की भाषा है। नेक्स्ट, 8वां डीडीटी है। देखिए जो डीडीटी है एक ये कीटनाशक है। ठीक है, कीटनाशक है तो ये कैसा? एक एंटीबायोटिक है, अनअपघटीय प्रदूषक है, अपघटीय प्रदूषक है, फिर डाइक्लोरो डाइफ्लोरो टाइटेनियम है। टाइटेनियम तो है नहीं है, इसलिए ये हमारी कैसी है? ये हमारी एक अनअपघट्य है। कैसी है? ये हमारी एक अनअपघटीय प्रदूषक है। ठीक है, डीडीटी। अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीडीटी का फुल फॉर्म होता है आपका, अगर बात करें तो देखिए डाइक्लोरो डाइफिनाइल और क्या है आपका? ट्राइक्लोरो क्या हो जाएगा हमारा? ईथेन। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, ये है हमारा। ठीक है, पहले इसका यूज़ किया जाता था, देखिए मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, तो डीडीटी का पहले यूज़ किया जाता आधुनिक युग में, किसमें? कीटनाशक के रूप में, मलेरिया के विरुद्ध किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है? 1950 के बाद इसे किस में यूज़ किया जा रहा है? कृषि के प्रयोग में किया जा रहा है। नेक्स्ट, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? अगर लोधी वंश की स्थापना की बात करें तो ये की थी हमारे किसने? बहलोल लोधी ने। किसने की थी? बहलोल लोधी ने। सन कब की थी? तो इन्होंने किया था, देखिए इसकी स्थापना की थी, इन्होंने की थी 1451 ईस्वी में की थी। किसने? बहलोल लोधी ने। अगर देखिए इस वंश का सबसे अच्छा शासक माना जाए, अगर लोधी वंश का हम बात करें तो इस वंश का जो सबसे अच्छा शासक माना जाएगा तो ये कौन थे? वो थे हमारे सुल्तान सिकंदर। कौन थे? सिकंदर।
इस वंश का सबसे अच्छा शासक कौन है हमारा? सिकंदर। ठीक है, अब देखिए, और ये जो लोदी वंश है ये कब से कब तक चला था? तो ये हमारा चला था 51 से चला था हमारा 1526 तक, ये चला था हमारा। ठीक है, शासन किया था, किसने किया था? लोदी वंश ने शासक किया था। फिर दिल्ली, और ये कौन था? ये दिल्ली का अंतिम शासक था। कौन सा? दिल्ली का अंतिम शासक भी था। कौन? ठीक है, अब देखना, अब हुआ क्या था कि इन्हें महान सिकंदर, मतलब जो महान, इस वंश का जो महान था सुल्तान कह सकते हैं अपन लोग, या राजा, तो सिकंदर लोदी था। ठीक है, अब हुआ क्या था, इन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। किसकी? आगरा की स्थापना की थी इन्होंने। कब की थी? हमारी 504 में की थी, 504 में की थी। ठीक है, और अगर हम बात करें अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक थे हमारे कौन? इब्राहिम लोदी। कौन थे? ये थे हमारे अंतिम शासक थे कौन? इब्राहिम लोदी। ठीक है, अब क्या हुआ था? अब जब 1526 ईस्वी में, कब? 1526 में लड़ाई हुई थी। क्या हुई थी? 1526 ईस्वी में जब युद्ध हुआ था, किनके मध्य? बाबर के मध्य हुआ था। बाबर ने किया था। कौन सा युद्ध था ये? पानीपत का प्रथम युद्ध था। ठीक है, कौन पराजित हुआ था? मुगल वंश, मतलब मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 में। बाबर ने क्या कहा था? पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर किसकी स्थापना कर ली थी? मुगल वंश की स्थापना कर ली थी। मतलब कि अगर हम कह सकते कि इनको पराजित कर दिया था, और किसकी स्थापना हो गई थी फिर? हमारी मुगल वंश की स्थापना हुई थी, मुगल वंश। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक रूप में काम आता है? तो इसका आंसर हमारा क्या है? कॉलीफॉर्म। जो कॉलीफॉर्म है ये जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है। नेक्स्ट, कक्षा 8 का एक विद्यार्थी एक मिश्रण, कक्षा 8 का एक विद्यार्थी एक मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए प्रयोग करता है। प्रयोग के तरीके की सारणी दी गई है। आ दिया है और बा दिया है। क्या है? देखिए, अच्छा, अब होगा क्या इसमें? पहला, लोहे की कील एवं बालू। बी नंबर है आपका क्या? लोहे की कील एवं चीनी, लकड़ी के टुकड़े एवं बालू, स्टेनलेस स्टील एवं चीनी। देखिए, यहाँ पे तो दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे मिश्रण है, ये चुंबक है और ये जल है। तो क्या करेगा? जो प्रयोग आ है हमारा, ये वाला प्रयोग आ, ये वाला, इसमें क्या करेगा कि जो विद्यार्थी होगा इसमें क्या करेगा? वो चुंबक से लोहे की कील को जल से अलग कर रहा है। ये जो जल है इससे ये क्या कर रहा है? इस चुंबक से जल के अंदर से लोहे की कील को अलग कर रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जल है तो इसका यहाँ पर होगा बालू, ये बालू होगा यहाँ पर। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है अगर हम बात करें तो ये निस्यंदन है। क्या है हमारा? निस्यंदक। तो निस्यंदन में क्या हो रहा है कि जो विद्यार्थी है इस वाले में, बा वाले में, ये बालू इसमें आएगा यहाँ पर। तो निस्यंदन वाले में विद्यार्थी क्या कर रहा है? बालू को नमक से के जल से अलग कर रहा है। तो क्या किसकी बात हुई? कील की और बालू की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लोहे की कील एवं बालू। नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म स्थान है। अगर हम बुद्ध के जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म हुआ था हमारा कहाँ? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, बुद्ध का जन्म हुआ था हमारे कहाँ था? ये सिद्धार्थनगर जिले में, यूपी में। नेक्स्ट, अच्छा, इनके पिता कौन थे? अगर हम इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था शुद्धोदन और माता का नाम क्या था? महामाया। ठीक है, माता का नाम था महामाया, पिता का नाम था शुद्धोदन। नेक्स्ट, कोणार्क मंदिर अवस्थित है। तो कहाँ पर है कोणार्क मंदिर? हमारा उड़ीसा में है। ठीक है, अच्छा, उड़ीसा कहाँ पर है? ये हमारा पुरी जिले में। कहाँ है? पुरी जिले में। ठीक है, इसे किसके नाम से जाना जाता है? इसे हम ब्लैक पैगोडा, क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा। इसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और ये मंदिर किसके लिए है? ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है।
किसको है? भगवान सूर्य को मंदिर समर्पित है। इसकी स्थापना किसने करी थी? इनकी स्थापना की थी गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव। कौन थे? नरसिंह देव थे। किसके? गंग वंश के। ठीक है, नरसिंह देव ने की थी 1984 में। कब की थी? देखिए, अगर हम बात करें तो 1984 में की थी स्थापना। नेक्स्ट, संतुलित समीकरण AlNaOH H2O गिव्स NaAlO2 + 3H2 में ABC एवं D का मान निकालना है हमें। देखिए, ABC अगर D का मान निकालें तो ये हमें इसके गुणांक मतलब कि बैलेंस ही करना है। अगर देखिए यहाँ पर अगर हम 2 लगाते, ये है हमारा Al प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस H2O, फिर क्या है हमारा गिब्स, उसके बाद क्या है NaAlO2, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट और क्या है हमारा H2, ठीक है, H2 है। अब हमें इसे बैलेंस करना है। देखिए, हम अगर इसके आगे 2 लगा दें तो इसके आगे भी 2 लगा दें, एल्यूमिनियम 2 हो गए। अब हम इसके आगे 2 लगा दें तो सोडियम भी 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? अगर हम इसके आगे 2 लगाते तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 2 ऑक्सीजन 4 हो गए, तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे? 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितना है हमारा? एक ये 2 हाइड्रोजन ये है, तो 2 दूनी 4, 5 6, तो हम यहाँ पे 3 लगा दें, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन भी हमारे बैलेंस हो गए। तो क्या आएगा? 2, देखिए 2 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3 आएगा। तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक नहीं है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन ठीक कर दें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ठीक। नहीं तो देखिए यहाँ पे पहले से 3 लगा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि 1 2 3 4 जगह 2 2 2 आ गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो देखिए इसमें नेगेटिव वर्ड देख लेते हैं। बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी पाना, ये तो नेगेटिव वर्ड है ना, बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? कुछ रासायनिक बंध टूटते भी हैं और कुछ रासायनिक बंध बनते भी हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? सबसे पहले संवेदांग होते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड होती है, फिर हमारी क्या होती हैं? मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। अच्छा, होता क्या है? ये जो रिफ्लेक्शन एक्शन होती है, मतलब प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, ये मतलब इस क्रिया में जो संवेदना होती है, उनका जो उनके आदेश होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक उन्हें ट्रांसफ़र करने का कार्य होता है, लगभग कितने सेकंड में हो जाता है? तो ये 90 से 100 मीटर प्रति सेकंड की दर से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था? तो बिस्मार्क का दिमाग था। कौन था? बिस्मार्क। अच्छा, ये बिस्मार्क थे कौन? तो ये बिस्मार्क जो थे ये जर्मनी के चांसलर थे। कौन थे? ये जर्मनी के चांसलर थे, बिस्मार्क, ठीक है। अब हुआ क्या था कि इन्होंने पूर्व एशिया का कब किया था? 1862 से 1871 तक थे। ये 1862 से कब तक? 71 तक थे चांसलर, ठीक है। ये चांसलर थे इस टाइम तक। अब हुआ क्या था कि 1866 में इनने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध बोला और 1870 में फ्रांस के विरुद्ध विजय प्राप्त कर ली। उसी समय क्या हुआ? 1871 में क्या हुआ? 1871 में बिस्मार्क ने जर्मनी पर क्या कर लिया था? एकीकरण कर लिया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व होता है कितना? 382,
कितना, 382। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम अब, यदि एक चुंबक के छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या। देखिए, अगर आप किसी भी चुंबक को काटेंगे तो हर उसके 2 ध्रुव निकल के आएंगे, एक होगा आपका नॉर्थ और एक होगा आपका साउथ। तो अगर 4 को काटेंगे तो 8 होंगे, सीधी सी बात है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी, 8। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में भारत का स्थान था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 2010 में भारत का स्थान हमारा था 119वां। कौन सा था, 119वां। नेक्स्ट, माओवादी आक्रमण के कारण समाचारों में रहा दांतेवाड़ा अवस्थित है। अच्छा, दांतेवाड़ा कहाँ स्थित है, हमारा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है। किस पे, शिक्षा पर, प्रशिक्षण पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर, तो सभी पर। 25वां क्वेश्चन है हमारा, पैंक्रियाज जिसे अग्न्याशय बोला जाता है। अग्न्याशय होती है, तो देखिए जो अग्न्याशय है, एक मिनट, हाँ, जनसंख्या माओवादी 23, 24वां क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा मिस हो गया है, मैं आपको बाद में बता दूंगी, आप ये समझ लीजिए पैनक्रियाज वाला। तो पैनक्रियाज जो है अग्न्याशय, अग्न्याशय क्या है, तो अग्न्याशय को एक हम लोग मिश्रित ग्लैंड बोलते हैं। जब मिश्रित ग्लैंड बोलते हैं तो इसमें बहिस्रावी भी होगी और अंतःस्रावी भी होगी। तो ये कैसे होंगे, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी। ठीक है, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की कोशिकाएं, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं SY कुरैशी, N गोपाल स्वामी और कौन है, नवीन चावला, उपयुक्त सभी। तो ये सभी कौन है, हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, देखिए अब जो OP रावत हैं, OP रावत भी निर्वाचन, आपके इलेक्शन कमीशन है, जब 3 सदस्यीय होता है, इसमें क्या होता है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी को 1950 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम इसके किसी भी व्यक्ति के कार्यकाल की बात करें तो या तो वे 6 वर्ष का हो या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कैसा, 6 वर्ष का हो या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट, एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है। इसका कारण है, देखिए जो नमक है, अगर हम आंसर की सीधे बात करें तो नमक के पानी का क्या होता है, जो घनत्व ज़्यादा होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है। अगर हम ऑक्सीजन गैस बनाने की बात करें तो ये KClO3 और मैग्नीज डाइऑक्साइड के द्वारा भी बनाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी बनाई थी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ए और सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे। देखिए अगर हम बात करें इसमें संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो रणवीर सिंह हुड्डा। कौन है हमारे, रणवीर सिंह हुड्डा। ये कौन है, संविधान सभा के सदस्य हैं। जब प्रथम बैठक आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान की। नेक्स्ट, एक गेंद किसी बेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है, ये 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास लौट आती है, तो ये क्या करेगा, तो इसमें होगा क्या, जो 50 मीटर ऊपर फेंकी गई गेंद है वह पुनः वापस आएगी। जब वह पुनः वापस आ जाती है तो गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी, 100 मीटर होगी, परंतु गेंद का जो कुल विस्थापन होगा वो बेटा कैसा होगा, 0 होगा। ओके।